राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी कि हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को और हम एलिमिनेट करते हैं आर्बिट्री फंक्शंस को। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो अब देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, आपके पास ए और बी दो हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। तो डेल जेड बाय डेल एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको ए, एंड बाकी सारी टर्म्स हो जाएंगी जीरो क्योंकि उनमें कोई एक्स है नहीं। और इसको हम क्या लिखते हैं, पी से डिनोट करते हैं ना, डेल जेड बाय डेल एक्स को। और अब हम करेंगे डेल जेड बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू व्हाट, 2y ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, q से। ठीक है, अब दोनों पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे b तो हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है ना। और a की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर। तो व्हाट वी विल गेट, 2y पी स्क्वायर इज इक्वल टू q। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y पी स्क्वायर माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें देखो ना कोई a है ना कोई b है, तो सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली अब देखो यहाँ पे आपको कितने कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, तीन कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीन कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिएंगी, तीन इक्वेशन चाहिएंगी। बट पहले हम देखो क्या करते हैं, पहले हम करते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, पी। तो अब इसके ये एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो एक तो एक्स यहाँ पे, तो यहाँ से मिला हमें ए, प्लस यहाँ एक्स का हो जाएगा वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा सी वाई। सिमिलरली अब हम बात करेंगे डेल जेड बाय डेल वाई की, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्यू विच इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ y के साथ c है, यहाँ x के साथ c है। और अभी हमें दो ही इक्वेशन मिली है, हमें ना तीन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन के लिए या तो आप इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, या इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ y के रेस्पेक्ट में इसे करने का, क्योंकि देखो यहाँ एक टर्म है y की, और y की टर्म करते ही हमें खाली एक c मिलेगा, और c की वैल्यू को हम फिर एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो दोनों तरीकों से कर लेते हैं, पर हमें ना फर्स्ट इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स ऑलरेडी है वहां पे, अब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो कांस्टेंट है ए तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हमें y का हो जाएगा वन, ओनली मिलेगा c। और कल जब हमने नोटेशंस की बात करी थी ना, तब ध्यान होगा आपको, हमने इसे स्मॉल s से डिनोट किया था। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, स्मॉल s मिल गई है। ठीक है, तो अब जो ये आपको यहाँ मिला था, p बराबर क्या, a प्लस सी वाई। अगर मैं इसमें c की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, p बराबर a माइनस एस वाई। और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, p प्लस s, सॉरी यहाँ प्लस ही है। ठीक है, तो हमें मिलेगा p माइनस एस वाई। ठीक है, सिमिलरली जब आप सेकंड लाइन के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा q इज इक्वल टू बी प्लस एस एक्स। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी q माइनस एस एक्स। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है, हमें c की वैल्यू मिल गई है, और हम इसे इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखना है हमें, p माइनस एस वाई। तो वी विल गेट p माइनस एस वाई इंटू एक्स प्लस q माइनस एस एक्स इंटू वाई प्लस एस एक्स वाई। अब आप इसको और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा पी एक्स माइनस एस एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस एस एक्स वाई एंड प्लस एस ऑफ एक्स वाई। ओके, तो एक एस एक्स वाई से एक एस एक्स वाई कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस एक्स एक्स। तो सिंपली हमने कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए जितने कांस्टेंट चाहिए थे, जितने कांस्टेंट थे उतनी ही हमें इक्वेशन चाहिए उन्हें एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन के, तो देखो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, एफ एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
आई बात समझ में कि ये क्या है, ये एफ क्या दिखाता है, देखो एफ दिखाता है कि एक रिलेशन है एक्स वाई जेड पी क्यू में, तो वो क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता एफ एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर एस टी इज इक्वल टू जीरो, तो अब देखो मैं सेकंड ऑर्डर पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बट अभी हम बात कर रहे हैं किसी फर्स्ट ऑर्डर पीडी, तो ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर पीडी को दिखाता है विद टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा उस आंसर में कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो फाइव एक्स वाई जेड ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, ये इसका सोल्यूशन आया। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, टू। यहाँ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहे हैं आपको, ये भी मिल रहे हैं कितने, टू। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर पीडी जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, उसके लिए आपको एक रिलेशन दे रखा हो, पहली चीज तो ये मान लेते हैं कि उसने ये दिया है, ठीक है। तो ये एक तो सेटिस्फाई कर दे डिफरेंशियल इक्वेशन को, सेटिस्फाई करे किसको, इसको, इक्वेशन वन को, सेटिस्फाई इक्वेशन वन, ठीक है। एंड इसके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की पीडी होती जहां पे एक्स वाई और मैं ले लेता हूँ कुछ भी एम, ये तीन मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पी क्यू ये हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, कुछ भी, ठीक है, पी क्यू एंड डेल जेड बाई डेल एम। और इसके लिए अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं जिसमें आ जाए ऐसा एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो, तो देखो इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीन, इसमें कितने कांस्टेंट, दो, तो ये इसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि जो हमें दिया हुआ हो फाइव एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू जीरो, वो सेटिस्फाई कर दे, पहली चीज तो जैसे सेटिस्फेक्शन कैसे होता है, हमने ओडी में भी देखा था कि कोई वैल्यू है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया इट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन वन को, और आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। मतलब आपके पास कोई एक फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है एफ एक्स वाई जेड और पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड फाइव एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो इज complete solution of complete solution of equation वन if पहली कंडीशन क्या है, it will satisfy, it will satisfy वन, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, किसके बराबर हो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल बन जाएगा। इफ, देखो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं, इफ ए और बी जो हैं किसमें, फाइव एक्स वाई जेड ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं ए और बी की कोई भी मन से वैल्यूज चूज करके रख देता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल दीजिए या पर्टिकुलर इंटीग्रल बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर मैं किसी इक्वेशन में ए जो कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू खुद की विल से कुछ भी वैल्यू चूज करके रख दो, जैसे मैं मान लीजिए मैं ए और बी की जगह वन टू रख रहा हूँ, आप अपनी जगह पर टू और थ्री रख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ हमारा, है ना। तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, सॉरी, वो वैल्यूज रखने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा कंप्लीट इंटीग्रल से, वो क्या मिला हमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, जनरल सोल्यूशन की, कि व्हाट इज जनरल सोल्यूशन होता है। जनरल सोल्यूशन देखो कुछ इस टाइप का होता है कि जहां हमें मिले जनरल सोल्यूशन, कोई भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की पीडी है एफ एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसके लिए जो जनरल सोल्यूशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, तो फाइव यू कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का, विच इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए, एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू सी टू, ठीक है। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर पीडी के लिए अगर हमें ऐसा सोल्यूशन मिले जहां फाइव यू वी इज इक्वल टू जीरो हो,
तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। और लास्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में। मान लो कि आपके पास ये वही फर्स्ट ऑर्डर की एक पीडी एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन आपको मिला फाइव एक्स वाई जेड ए कोमा बी इज इक्वल टू जीरो। और आपने इसका कर दिया डेल फाइव बाय डेल ए इक्वल टू जीरो। और एक आपने इक्वेशन बनाई डेल फाइव बाय डेल बी इक्वल टू जीरो। अब इन तीन इक्वेशन की मदद से आप किसको एलिमिनेट करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे किसको, अगेन ए एंड बी को। ठीक है। और जब आप ए एंड बी को एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपको जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन किस में मिलेगा, केवल एक्स वाई और जेड में। और वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, वो रिलेशन आपका कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, देखो जो हमारा क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन है ना, वो जनरल सॉल्यूशन जैसे हम मानते हैं कि देखो आया कैसे, यहाँ ये आई चीज कहाँ से, ये कुछ ऐसे आता है कि जैसे इसका सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल क्या बनेगा, एक्स वाई जेड ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। देन हम है ना मानते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ए, कि हम मानते हैं कि ए और बी में कोई एक रिलेशन है। ठीक है। तो जो अब इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो कुछ ऐसी बन जाएगी, फाइव एक्स वाई जेड ए कॉमा साई ऑफ ए, बी की जगह पर पी आ जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन का हम क्या कर देते हैं, ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहां से अब हमारा क्या हो जाएगा, ए एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो रिलेशन मिल जाएगा ना, वो रिलेशन क्या मिलेगा हमें, जनरल सॉल्यूशन गिवन करेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे मिलता है। और रही बात सिंगुलर सॉल्यूशन की, सिंगुलर सॉल्यूशन में जो हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिलता है, उसमें से हम देखो इसको रिमूव, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, एंड देन सीधा सीधा हम उसका उनको एलिमिनेट करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल की मदद से आप अच्छा समझेंगे। ठीक है। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। और दूसरी चीज देखो, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के भी दो तरीके हैं, या तो आपको पहले सॉल्यूशन निकाल लो आप, ठीक है, और सॉल्यूशन से आप ए और बी को एलिमिनेट कर दो। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये तो गिवन है ही, ठीक है, आप करो डेल एफ बाय डेल पी इज इक्वल टू जीरो। आप एक और करें पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल एफ बाय डेल क्यू इज इक्वल टू जीरो, और एलिमिनेट कर दें किसको, अब आप एलिमिनेट करेंगे किसको, पी एंड क्यू को। तो यहां से भी जो आपको मिलेगा रिलेशन वो किस में मिलेगा, एक्स वाई और जेड में। तो अगेन विच इज व्हाट, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है। अब सिंस हमने किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फिलहाल सॉल्व करना नहीं सीखा, तो सॉल्यूशन निकाल लेते जब, तो हम सीधे सीधे इसको एलिमिनेट करते। तो अभी हम जाएंगे इस वाले मेथड के साथ। ठीक है। आगे हम देखेंगे जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तब हम इसके लिए सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, जब हम चार पिट मेथड्स पे आएंगे। ठीक है। तो देखो इसका मैं अगर क्या करूं, डेल जेड बाय डेल पी, तो पी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मुझे क्या मिला, देखो यहां से मिला एक्स प्लस टू पी। ठीक है, यही मिलेगा मुझे। और मुझे क्या करना है, इसको डेल एफ बाय डेल पी इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो दिस इज जीरो। अगेन मैं क्या करूंगा, डेल जेड बाय डेल क्यू, वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा वाई प्लस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो पी की वैल्यू मिलेगी मुझे, वो क्या मिली, माइनस का एक्स बाई टू। और क्यू की वैल्यू मुझे क्या मिली, माइनस का वाई बाय टू। और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू पी की जगह माइनस का एक्स स्क्वायर बाय टू एंड माइनस का वाई स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर एंड प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर। ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको क्या मिलेगा, आपको इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर। और आप माइनस कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपने फाइंड आउट किया, ये आपका क्या था, ये था सिंगुलर सॉल्यूशन। देखो ये मेथड थोड़ा छोटा पड़ता है क्योंकि यहाँ से आप सीधे पी को एलिमिनेट कर रहे हो, क्यू को एलिमिनेट कर रहे हो, एंड देन आपके पास जो मिला वो सिंगुलर सॉल्यूशन है। कई बार ये चीज टफ पड़ जाती है। तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं,
तो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा हम उसमें कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे जो यहाँ हमने पी और क्यू के रिस्पेक्ट में किया है। एंड देन हम उनको इक्वल टू जीरो पुट करके उन इक्वेशंस की मदद से एलिमिनेट करेंगे किसको, ए एंड बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी पहली चीज, पहला मेथड सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये नॉन लीनियर नहीं। तो लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पी स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू r, जहां पे ये जो कैपिटल P है ना, ये क्या है, ये है x y और z का फंक्शन। ठीक है, और कैपिटल Q क्या है, वो भी x y और z का फंक्शन है, और r क्या है, वो भी x y और z का फंक्शन है। अब ये लीनियर किस सेंस में लीनियर है, ये p में और q में। जहां हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियरिटी की बात कैसे करते थे कि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वन होनी चाहिए और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर वन होनी चाहिए, एंड देन उनका आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ है ना, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट लैग्रांजेस मेथड में हम z को कंसीडर नहीं करते, केवल p और q की बात करते हैं कि p का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, q का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एंड p इंटू क्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो हम लैग्रांजेस मेथड नहीं लगा पाएंगे। अब लैग्रांजेस मेथड क्या कहता है कि मान लो कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तो आप इससे क्या करेंगे, आप इससे तीन फैक्टर्स बनाएंगे ऐसे, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, और इनमें से इन तीन फैक्टर्स की मदद से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए एंड वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी, और उसको आप ऐसे लिख देंगे फाई यू कोमा बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान कीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कि फाई यू वी इज इक्वल टू जीरो होता है जहां पे यू इज इक्वल टू सी वन एंड वी इज इक्वल टू सी टू होता है। ठीक है, तो जैसे ही अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कि यहां से आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास दो से तीन टाइप होते हैं। तीन टाइप से इन सेंस कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आपको, ये तीन फैक्टर्स सॉल्व करने हैं। तो मेन टास्क है हमारा इन तीन फैक्टर्स सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आते हैं हम टाइप वन, लेग्रांजेस ऑक्सिलरी, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई, सॉरी इट इज आर नॉट क्यू। ठीक है, डी जेड बाई आर, देन टेक एनी टू पेयर। ठीक है, ये टेक एनी टू पेयर भी है ना तब लेंगे, देखो इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमें देखो कैपिटल पी क्या दे रखा है, ये है वाई जेड, कैपिटल क्यू क्या है, जेड एक्स, और ये एक्स वाई क्या है हमारे पास आर। तो जो अब हमारा फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी डी एक्स अपॉन में वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखो ये बात ये कर रहा है कि इनको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी दो पेयर ले लीजिए, पर वो दो पेयर आप तभी ले पाते हैं जब आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाए। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसा हो, इजीली हो पाए, इजीली से इन अ सेंस कि जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे पहले दो फैक्टर्स को चूज करता हूँ, तो पहले दो फैक्टर्स क्या हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई ऑफ जेड। ठीक है, और मैं यहां से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन जेड ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, और अब मैं क्या वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ, देखो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब आपको याद होगा ना, हमने वेरिएबल सेपरेबल किया था तो एक्स की टर्म्स एक साइड ले जाते थे, वाई की टर्म्स एक साइड ले जाते थे, एंड देन बोथ साइड इंटीग्रेशन करते थे। अब जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो ये टू तो कॉन्स्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई हमारी इक्वेशन स्टार वन, ये आया हमारा पहला सोल्यूशन। देखो ये कुछ ऐसा नहीं है, u x y z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। तो हमें अभी हमारा पहला सोल्यूशन मिल गया, अभी हमें वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू और फाइंड करना है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, आप पहला फैक्टर ले सकते हो और लास्ट वाला फैक्टर भी ले सकते हो, आप दूसरा फैक्टर ले सकते हो उसके साथ में लास्ट वाला फैक्टर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट पेयर लेने हैं हमें। तो देखो अगर मैं ले लेता हूं पहला पेयर डी एक्स अपॉन वाई जेड
इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड, एंड देन बोथ साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। अगर आप ऐसे करते डी वाई अपॉन में एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स वाई, तो यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाता और आपको मिलता वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड, और यहाँ से आपको जो वी मिलता वो मिलता वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। तो हर किसी का सॉल्यूशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया रखा है आप, तो उस अकॉर्डिंग आप फैक्टर चूज करेंगे। और ये अब आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया v। तो जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, फाइ इज इक्वल टू यू कॉमा वी इज इक्वल टू जीरो। तो आप लिखेंगे फाइ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे ऐसे करके चार ऑप्शन मिले होंगे, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड फाइव एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिए जाए मान लो फाइव जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन वन हमारा ट्रू हो जाएगा। अब पता है ऑप्शन का भी बहुत बड़ा खेल होगा जब आप ये फैक्टर्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां आप फिर ऑप्शन से, मैं ऑप्शन से भी जाना सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही बनेगा कौन सा नहीं। क्योंकि वहां आपको है ना, जैसे कई फैक्टर्स ऐसे आते हैं जहां आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बहुत हार्ड बन जाएंगे सॉल्व करना, कि कैसे जाए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या अप्रोच लगानी है। देन वहां पे ऑप्शन अपना बहुत क्रूशियल रोल निभाता है। ठीक है, हम ऑप्शन से भी चेक करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम पीवाई क्यूज, तब बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी ये दो एग्जांपल और हैं हमारे पास, तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल पी की बात करूँ तो वो है मेरे पास एक्स, कैपिटल क्यू की बात करूँ वो है मेरे पास वाई, और आर की बात करूँ तो वो है मेरे पास जेड। तो मेरी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है, डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई एंड डी जेड अपॉन जेड। ठीक है, अब देखो ये सारे के सारे आपस में इजीली इंटीग्रेबल है। ठीक है, आप कोई भी दो फैक्टर ले लीजिए। तो अगर मैं ले लेता हूँ पहले डी एक्स इजिकल टू एक्स एंड डी वाई इजिकल टू वाई, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। मैंने कांस्टेंट को लॉग सी की फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि है ना लॉग एंड लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। कैसे, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी वाई, एंड बोथ साइड अगर एंटी लॉग ऑपरेट करूंगा तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स बराबर सी वन वाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, या फिर आप लिख सकते हैं वाई अपॉन एक्स, कैसे भी चाहे तो। ठीक है, और ये तो आपका पहला फैक्टर आ गया सी वन, इसको आप यू नाम दे दीजिए, यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब आपको चाहिए सेम दूसरा फैक्टर। तो अगर मैं ले लेता हूँ डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू सी टू, अगेन लॉग वाई बराबर लॉग जेड प्लस लॉग सी टू। तो ये आपका मिल गया आपको v। तो जो आपका जनरल सोल्यूशन बना वो क्या बना, एक्स अपॉन वाई कॉमा वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी मेथड पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं पहले दो फैक्टर लेता हूं तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का मुझे मिला एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ देखो एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो मुझे क्या मिला, एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई डी वाई। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी वन। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब मुझे क्या करना है, अब ये तो मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ यू। अब मुझे चाहिए दूसरा सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन मैं कैसे निकालूंगा, अब मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, देखो यहाँ मैं इसलिए सेकंड और थर्ड को लूंगा क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट के साथ लेता हूँ ना, देखो कुछ भी कैंसिल भी नहीं होगा, और dx का इंटीग्रेट dx के रेस्पेक्ट में केवल x की टर्म का इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, और यहाँ में वाई स्क्वायर भी है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले सेकंड वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे। तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई।
ठीक है। तो देखो x से x तो कैंसिल, तो अब आपको क्या मिला, z माइनस 2y dy इज इक्वल टू y dz। ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z dy माइनस का y dz इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी ये माइनस जाएगा तो इधर ये माइनस का है एंड देन इट विल प्लस, और यहाँ हमें मिलेगा 2y dy। अब देखो ये क्या है, z dy y dz। अगर मैं z और y का डिफरेंशिएशन करूं, टोटल डेरिवेटिव निकालूं, तो वो क्या मिलेगा, पहले आप z को करेंगे dy प्लस फिर y को रखेंगे एंड dz। तो इसको हम लिखते हैं d ऑफ z y। ठीक है। और यहाँ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर बाय टू एंड टू से टू कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल प्लस C2। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है, तो खाली मिलेगा आपको जेड वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस C2। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2, और ये आपका क्या मिल गया बी। देखो ऐसा होता है कि ये डी जेड वाई है ना, ये टोटल डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि क्या है, अगर आपको लिखना है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है। तो अब जहां पे आपको ऐसा दिख रहा है ना, आप इसको इसमें लिख दीजिए डी ऑफ एक्स वाई। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल एक्स वाई मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया डी जेड वाई, तो वहां से हमें क्या मिला, केवल जेड वाई। तो इस तरीके से ये हमारी अप्रोच रहेगी, बट ये अप्रोच हमें तब लगानी है कि तो दो फैक्टर्स लेके, जब हम इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर पाए। अगर मान लीजिए कोई टर्म ही ऐसी बन जाए कि आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व ही ना कर, देन वो हमारे लिए, फिर हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, देन हम और भी अप्रोचेस लगाएंगे जो हमारे और टाइप्स हैं। ठीक है। तो मैं अब बात करता हूँ दूसरी टाइप के बारे में। टाइप टू ये है कि मान लो हमने कोई एक पेयर लिया, जैसे अभी हम तीन पेयर वो थे ना हमारे पास तीन, तो डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, ये थे। तो यहां से हम कोई दो पेयर ले रहे थे और दो सोल्यूशन निकाल रहे थे। अब मान लो कि दो सोल्यूशन निकालना पॉसिबल ना हो, बट एक सोल्यूशन निकालना बहुत इजीली पॉसिबल हो। तो मान लो तो मैंने कोई भी एक सोल्यूशन निकाल लिया, यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1 निकाल लिया मैंने। अब मैं उस u की हेल्प से दूसरा v कैसे फाइंड आउट करूंगा, वो हम इस मेथड से देखेंगे। ठीक है। यहाँ क्या है कि बाय टेकिंग अ पेयर फाइंड u x y z इज इक्वल टू a या C1 कुछ भी मान लीजिए, एंड देन फाइंड v x y z इज इक्वल टू b विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। तो चेक करना देखो कि हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है। तो यहाँ हम देखो क्या लिखेंगे, dx अपॉन वन dy अपॉन वन इज इक्वल टू dz अपॉन लॉग x प्लस वाई। ठीक है। अब देखो मुझे पता है कि मैं फर्स्ट दो पेयर ले लूं तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या होगा, dx, सॉरी ये माइनस होने, ठीक है, dx इक्वल टू माइनस का dy। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस C1 इंटीग्रेशन करने के बाद। तो ये मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू C1। अब ये मुझे क्या मिल गया है, u। तो एक फर्स्ट सॉल्यूशन तो मुझे मिल गया। बट अब देखो अगर मैं ना ऐसे कर लेता हूँ, dx बराबर मैंने ले लिया dz अपॉन में लॉग x प्लस वाई। बट अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, क्योंकि log x प्लस वाई में y भी है, तो खाली dx के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बट अब आप एक चीज देखो, यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस वाई, और मेरा पहला टर्म क्या है, x प्लस वाई, और वो किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर। तो अगर मैं इसको कांस्टेंट को रिप्लेस कर दूं, तो ऐसे नहीं मिलेगा ये आपको, dy अपॉन वन एंड dz अपॉन लॉग C1। और अब देखो, अब सारी चीजें तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट बन गई हैं। ठीक है। और जब कांस्टेंट बन गई है ना, तो अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं होता। तो अब आप चाहे जिसे साथ में ले लीजिए। तो अब जैसे आप ले लेते हैं, मान लो आपने ले लिया, मान लो डी एक्स डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू डी जेड बाय लॉग C1। ठीक है। लॉग C1 कांस्टेंट है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, लॉग C1 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ये आपने किया इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन को कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो log C1 एज इट इज, या x इज इक्वल टू z प्लस C2। तो यहां हमने लिखा z, सॉरी, log ऑफ C1 x माइनस z इज इक्वल टू C2। और अब आप C1 की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ x प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू C2।
ये आपका आ गया आंसर। समझे? तो यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने पहले एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, किससे? एक पेयर से। ठीक है, तो ये हमने एक पेयर से सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, एक्स प्लस वाई इजिकल टू सी। जब हमने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, तो अब देखो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला log x प्लस वाई। अब log x प्लस वाई में मैं x प्लस वाई की जगह पे क्या रख सकता हूँ? मैं x प्लस वाई की जगह पे वो रख सकता हूँ, हमारा C1, क्योंकि C1 रखने से मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद तो मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट बन गया, एंड कांस्टेंट का फिर इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल, p प्लस 3q इज इक्वल टू 5z प्लस 10 y माइनस 3x। ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम पेयर्स बनाते हैं, हमारे dx अपॉन 1, dy अपॉन 3 एंड dz अपॉन व्हाट, 5z प्लस 10 y माइनस 3x। तो देखो अगर मैं पहले दो पेयर ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3dx इक्वल टू डी वाई। ठीक है, तो अब मैं इनको जब सॉल्व करूंगा तो देखो डी वाई का इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिला y, और 3 dx का मुझे मिल गया, dx का मिलेगा x, तो ये हुआ y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू C1। अब देखो y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू C1 है, और यहाँ पे y माइनस थ्री एक्स है, तो मैं इसको ऐसे क्या कर दूंगा, तो जो dz वाला फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 5z प्लस 10 C1। ठीक है, अब देखिए एक चीज तो आपको पता है, dz अपॉन z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है। ठीक है, और अगर मान लो डी जेड अपॉन जेड प्लस ए हो, तो उसका इंटीग्रेशन होता है log z प्लस ए। ठीक है, तो अभी और इसके साथ मान लो कोई कांस्टेंट भी ऐड होता तो वो 1/b में आ जाता है। कैसे आता है वो देखते हैं। अभी मान लेते हैं, देखो मैंने माना 5z प्लस 10 C1, इसको मैंने इक्वल टू माना किसके, t के। तो जब मैं 5z प्लस 10 C1 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो 10 C1 तो क्या है मेरा, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। 5z का करूंगा तो मुझे क्या मिला, 5 dz इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dz की वैल्यू कितनी हो गई, dt/5। अब जो मेरा dz वाली टर्म बनेगी वो क्या बन गई, अब dt डिवाइडेड बाय 5t। कुछ ऐसी बन गई ये टर्म, देखो, क्योंकि dz की जगह पे मैंने dt/5 रख दिया, एंड 5z प्लस 10 C1 की जगह मैंने क्या रख दिया, t। तो अब जो मेरा फैक्टर है, एक फैक्टर था मेरे पास dx/1, और एक फैक्टर है मेरे पास dt/5t। इसको तो मैं उधर ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 5x, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, x बराबर 1/5। ये हुआ आपका log ऑफ t। ठीक है, प्लस इसको आप log C1 के साथ रख लीजिए या कैसे भी लिख लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसका। तो यहाँ से कुछ भी आप मान लीजिए, C2 मान लीजिए अगेन। ठीक है, तो ये जो आपको मिला वो क्या मिला, x बराबर 1/5 log t की वैल्यू कितनी है, 5z प्लस 10 C1 प्लस C2। और जो अब आप रखेंगे x बराबर 1/5 log 5z प्लस 10 y माइनस 3x प्लस C2। तो ये आपको क्या मिल गया, आपका v ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो ये तब केस है जब हमें दो पेयर लेने से, एक पेयर लेने से एक सॉल्यूशन मिल जाए, एंड दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम उस फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज कर सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, सेम चीज है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमने 10 y माइनस 3x लिया था, एज इट इज p+3q इज इक्वल टू 5z है। तो यहाँ क्वेश्चन है p+2q इज इक्वल टू 5z cos 2x-y। ठीक है, आपको ट्राई करना है सेम एज इट इज, इसको देख के आप ट्राई करना कि क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और देखो अभी मैं आधा तो बता भी देता हूँ, dx/1 इज इक्वल टू dy/2 इज इक्वल टू dz/5z प्लस cos हाइपरबोलिक 2x-y। तो जब आप इसको पहले इन दो फैक्टर से सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2x-y इज इक्वल टू C1। तो यहाँ से अब जो आपको मिलेगा वो मिलेगा dz इज इक्वल टू 5z प्लस कॉस हाइपरबोलिक C1। अब इस पूरी टर्म को आपको इक्वल टू मानना है किसके, t के,
इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 dz इज इक्वल टू dt। ठीक है, और आप dz की जगह फिर क्या रिप्लेस कर दोगे, dt अपॉन 5। एंड देन आप इसको किसी भी एक फैक्टर के साथ, चाहे आप dx बराबर 1 के साथ ले लें, चाहे आप dx बराबर 2 के साथ ले लें, दोनों को इक्वल रखना है, इंटीग्रेशन करना है, एंड आपको फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन पूरा आपको कराऊंगा, बट एक बार आप इसको ट्राई करें, एंड हम आगे रिमेनिंग जो टर्म्स टाइप्स हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, राधे राधे।